आज के विश्लेषण में स्वागत है। हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के कुछ अहम हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं, खास तौर पर सेक्शन 356 से 358, और हमारा सोर्स भी BNS 2023 के यही सेक्शंस हैं। आज हम बात करेंगे मानहानि कानून के कुछ और अपवादों पर। मतलब वो कौन सी स्थितियां हैं जब कोई आपत्तिजनक बात कहना मानहानि नहीं माना जाता। साथ ही उन लोगों के लिए क्या नियम हैं जो किसी असहाय व्यक्ति की देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। और हाँ, आखिर में एक बहुत बड़ा बदलाव, भारतीय दंड संहिता IPC को कैसे हटाया गया है और कानूनी निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी कैसे रखी गई है। तो हमारा मकसद है इन कानूनी बातों को आसान भाषा में समझना और देखना कि असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। इसे भी जुड़े हैं, जैसे किसी की इज्जत, कमजोर लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और ये भी कि कानूनी सिस्टम बदले तो कैसे बदलें बिना किसी गड़बड़ी के। हम देखेंगे कि BNS इन सब सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है और पुराने कानून IPC से क्या अलग है, खासकर ये पक्का करने में कि बदलाव आराम से हो। हाँ, पिछली बार हमने मानहानि के कुछ अपवाद देखे थे। आज अपवाद 7 से शुरू करते हैं। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे पर कानूनी या कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई अधिकार है और वो उस अधिकार के दायरे में सद्भावना से मतलब गुड फेथ में दूसरे के बर्ताव की निंदा करता है, तो वो मानहानि नहीं होगी। हाँ, और उसमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे मान लीजिए कोई जज किसी गवाह के बर्ताव पर कुछ कहता है, या कोई बॉस अपने नीचे काम करने वाले के बारे में, माँ बाप बच्चे के बारे में, टीचर छात्र के बारे में, या मालिक नौकर के बारे में। पर शर्त यही है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में हो और नियत सही हो, मतलब सद्भावना से किया गया हो। ये सद्भावना या गुड फेथ शब्द बार बार आ रहा है। क्या इसका मतलब सिर्फ अच्छी नीयत रखना है या कानून इसे कुछ और गहराई से देखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, कानून में सद्भावना सिर्फ अच्छी नियत नहीं है, इसमें यह भी शामिल है कि क्या वो बात कहने वाले ने थोड़ी सावधानी बरती, क्या उसके पास उस बात पर यकीन करने का कोई ठीक ठाक कारण था, भले ही बाद में वो गलत साबित हो जाए। मतलब अगर कोई लापरवाही से, बिना सोचे समझे या सिर्फ किसी को बदनाम करने के इरादे से कुछ कह दे, तो उसे सद्भावना का बचाव नहीं मिलेगा। नीयत साफ होनी चाहिए और थोड़ी जांच परख भी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ इरादे की बात नहीं, थोड़ी जिम्मेदारी की भी बात है। तो अपवाद 7 में जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी की बुराई करता है, तो उसे ये साबित करना पड़ सकता है कि ये उसने अच्छी नीयत से अपने अधिकार के तहत और शायद परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कहा था, ना कि कोई पुरानी खुन्नस निकालने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अपवाद ऑफिस जैसी जगहों पर जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही सद्भावना की शर्त है। अगर कोई अपने अधिकार का गलत फायदा उठाकर किसी की इज्जत खराब करता है, तो ये अपवाद उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ आया। अब अपवाद 8 पर आते हैं। ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर अच्छी नीयत से आरोप लगाना मानहानि नहीं है, अगर आरोप उन लोगों के सामने लगाया जाए जिनके पास उस मामले में कानूनी अधिकार हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप मैजिस्ट्रेट के सामने कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, या किसी कर्मचारी के गलत काम की शिकायत उसके मालिक से करते हैं, या किसी बच्चे की गलत हरकत की जानकारी उसके पेरेंट्स को देते हैं। अगर ये सब सद्भावना से किया गया है, तो ये मानहानि नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से ये शिकायत करने का जो रास्ता है उसे सुरक्षित बनाता है, ताकि लोग बिना डरे अपनी बात सही अथॉरिटी तक पहुंचा सकें। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये किसी भी शिकायत निवारण सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जैसा है। ये लोगों को हिम्मत देता है कि वो प्रॉब्लम को सही जगह पर उठाएं। लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगी, सद्भावना जरूरी है। ये झूठे और बदनीयत आरोपों के खिलाफ एक सेफ्टी नेट भी है। कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाएगा तो उसे इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। समझ गया। अब अगला अपवाद नंबर 9 ये कहता है कि किसी के चरित्र पर सद्भावना से आरोप लगाना मानहानि नहीं है, अगर ये आरोप लगाने वाले के या किसी और व्यक्ति के हितों के लिए या फिर पब्लिक के भले के लिए जरूरी हो। इसके उदाहरण भी काफी दिलचस्प है। जैसे एक दुकानदार अपने मैनेजर से कहता है, देखो Z को उधार मत देना, मुझे उसकी ईमानदारी पर शक है। अब अगर दुकानदार ने ये बात अपने बिजनेस के बचाव में अच्छी नीयत से कही है, तो ये मानहानि नहीं है। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति Z के चरित्र पर कोई टिप्पणी करता है।
अगर ये टिप्पणी सद्भावना से और लोक कल्याण के लिए की गई है तो ये अपवाद लागू हो सकता है। ये अपवाद थोड़ा पेचीदा सा लगता है। पब्लिक का भला या अपने हितों की रक्षा, इसकी आड़ लेकर किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? यहाँ सद्भावना कैसे जांची जाएगी? देखिए, ये चुनौती तो हमेशा रहती है। कोर्ट को ही ये तय करना पड़ता है कि जो सद्भावना या हितों की रक्षा या लोक कल्याण का दावा किया जा रहा है वो असली है या सिर्फ एक बहाना। अगर ये साबित हो जाए कि आरोप लगाने के पीछे निजी दुश्मनी थी या लापरवाही थी या कोई ठोस आधार ही नहीं था, तो सद्भावना नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कोई किसी की नौकरी छुड़वाने के लिए उसके नए एम्प्लॉयर को उसके चरित्र के बारे में झूठी सच्ची बातें बता दे, तो उसे शायद ही इस अपवाद का फायदा मिले। तो यहाँ संतुलन साधना पड़ता है, जरूरी जानकारी देने की जरूरत और किसी की इज्जत बचाने के बीच। और अब आखिरी अपवाद नंबर 10। ये कहता है कि किसी को अच्छी नीयत से किसी दूसरे के खिलाफ चेतावनी देना मानहानि नहीं है, अगर ये चेतावनी सुनने वाले की भलाई के लिए हो या किसी ऐसे की भलाई के लिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है, या फिर पब्लिक के भले के लिए दी गई हो। हाँ, ये अपवाद उन चेतावनियों को बचाता है जो नेक नियति से दी जाती हैं। जैसे अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार को किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम से सावधान करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है और ये चेतावनी अच्छी नीयत से दी गई है, तो ये मानहानि नहीं होगी। यहाँ भी मकसद नुकसान रोकना है और आधार सद्भावना होनी चाहिए। तो ये थे मानहानि के कुछ और अपवाद, और इन सब में सद्भावना का रोल बहुत अहम है। अब मान लीजिए कोई इन अपवादों के दायरे में नहीं आता और मानहानि का दोषी पाया जाता है, तो सजा क्या है? सेक्शन 356 के अगले हिस्से शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, सेक्शन 356(2) कहता है कि मानहानि करने वाले को 2 साल तक की साधारण जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नई चीज जोड़ी गई है, या सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा, ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव लग रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये हर केस में ऑप्शन होगा? ये एक तरह से सुधारात्मक न्याय यानी रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ इशारा करता है। हो सकता है ये छोटे या कम गंभीर मामलों में इस्तेमाल हो, जहां जेल भेजना जरूरी ना लगे, वहां एक विकल्प के तौर पर। इसका मकसद सजा देने के साथ साथ समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करवाना भी हो सकता है। हालांकि ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे और कब लागू करना है। और जो लोग मानहानि वाली सामग्री छापते या बेचते हैं, उनके लिए भी सजा है? हाँ, बिल्कुल है। सेक्शन 3563 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या ये जानते हुए कि सामग्री मानहानिकारक है उसे छापता है या उकेरता है, तो उसे भी 2 साल तक की साधारण जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। और इसी तरह सेक्शन 3564 ऐसी सामग्री को जानबूझकर बेचने या बेचने की पेशकश करने पर भी यही सजा देता है। तो मतलब कानून मानहानि के पब्लिकेशन और फैलाव को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहा है। ये सामुदायिक सेवा वाला विकल्प तो निश्चित रूप से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ, ये सजा के विकल्पों में थोड़ी विविधता लाता है और शायद कुछ मामलों में अपराध और अपराधी के सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा सही सजा देने का मौका देता है। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और एक अलग लेकिन बहुत जरूरी सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 357, जो असहाय या हेल्पलेस लोगों की देखभाल से जुड़ा है। हाँ, ये सेक्शन उन सिचुएशंस के बारे में है जहां कोई व्यक्ति कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी ऐसे इंसान की देखभाल या जरूरतें पूरी करने के लिए जिम्मेदार है जो अपनी उम्र, दिमागी हालत, बीमारी या शारीरिक कमजोरी की वजह से खुद ये सब नहीं कर सकता। और अगर वो व्यक्ति जिसकी कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारी है वो जानबूझकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, तब क्या? तो सेक्शन 357 के तहत उसे 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ये तब लागू होता है जब वो जानबूझकर मतलब विलफुली अपनी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने में चूक करते हैं। ये प्रावधान तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, खासकर उन परिवारों या संस्थानों के लिए जो बुजुर्गों, बीमारों या स्पेशल नीड्स वाले लोगों की देखभाल के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। निश्चित रूप से इसमें जो खास बात है वो ये कि कानून कॉन्ट्रैक्ट से पैदा हुई जिम्मेदारियों को, खासकर जब वो समाज के सबसे कमजोर लोगों से जुड़ी हों, कितनी गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि एक कानूनी बाध्यता बन जाती है और उसे न निभाने पर सजा भी है।
ये देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक मजबूत कानूनी आधार देता है। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का निरसन, सेक्शन 358 इसी बारे में। तो क्या इसका मतलब है कि 1860 से चला आ रहा आईपीसी अब बस इतिहास बन गया है? हाँ, एक तरह से सेक्शन 358(1) साफ कहता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त किया जाता है, मतलब रिपील किया जाता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली बात या कहीं ये बारीकी इसके अगले सबसेक्शन में है। अच्छा, वो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीसी हटने से पुराने सारे केस अचानक बंद हो जाएंगे या उनमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर सेक्शन 358(2) आता है, जिसे बचाव खंड या सेविंग्स क्लॉज कहते हैं। ये कानूनी सिस्टम में कंटिन्यूटी और स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये कहता है कि आईपीसी भले ही हट गया हो, कुछ चीजें उससे प्रभावित नहीं होंगी। जैसे कि क्या-क्या चीजें हैं जो सुरक्षित रहेंगी? इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहला, आईपीसी का पहले का कामकाज या उसके तहत सही तरीके से किए गए काम। दूसरा, आईपीसी के तहत मिले कोई अधिकार, विशेषाधिकार या तय हुई देनदारियां या जिम्मेदारियां। तीसरा, आईपीसी के तहत किए गए अपराधों के लिए जो दंड या सजाएं तय थीं। चौथा, ऐसी सजाओं से जुड़ी कोई भी जांच या कानूनी कार्रवाई। और सबसे जरूरी बात, आईपीसी के तहत शुरू हुई कोई भी कानूनी कार्रवाई, जांच या उपाय वैसे ही जारी रखे जा सकते हैं और सजा भी वैसी ही दी जा सकती है जैसे कि आईपीसी हटा ही ना हो। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केस आईपीसी के टाइम में दर्ज हुए थे, जो जांचें चल रही थीं या जो अधिकार और जिम्मेदारियां पहले से तय थीं, वो सब वैसी की वैसी बनी रहेंगी। बीएनएस आने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेक्शन 358 एक तरह से पुराने और नए सिस्टम के बीच एक पुल का काम कर रहा है। ये आईपीसी को हटा तो रहा है, पर साथ ही ये भी पक्का कर रहा है कि पुराने मामले या अधिकार अचानक से गायब न हो जाएं, कोई कानूनी खालीपन न पैदा हो। मतलब बदलाव तो हो, पर सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी या अफरा तफरी न मचे। ये कानूनी बदलाव को स्मूथ बनाने की कोशिश है। ये तो बहुत जरूरी बात है, वरना तो कानूनी सिस्टम में बहुत बड़ी उथल-पुथल मच सकती थी। अच्छा, सेक्शन 358(3) भी कुछ कहता है? हाँ, सेक्शन 358(3) एक और अहम बात कहता है। ये साफ करता है कि निरस्त आईपीसी के तहत किया गया कोई भी काम या कार्रवाई अब इस नई संहिता यानी बीएनएस के संगत प्रावधान कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के तहत किया गया माना जाएगा। ये भविष्य के लिए कॉन्टिन्यूटी पक्की करता है। मतलब अगर आईपीसी में किसी अपराध के लिए जो प्रोसेस था और वैसा ही प्रोसेस बीएनएस में भी है, तो पुराने एक्ट के तहत शुरू हुई प्रक्रिया नए एक्ट के तहत ही जारी मानी जाएगी। और वो सेक्शन 358(4) उसका क्या मतलब है? वो असल में तकनीकी क्लैरिफिकेशन है। वो कहता है कि बीएनएस का ये जो अपना बचाव खंड है, उस सामान्य क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 6 के असर को कम नहीं करेगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी कानूनों के हटने के क्या नतीजे होते हैं, इसके बारे में जनरल नियम दिए गए हैं। तो सेक्शन 358(4) ये पक्का करता है कि बीएनएस के अपने बचाव के नियम और देश के सामान्य कानून के नियम दोनों मिलकर कानूनी स्थिरता बनाए रखें। तो कुल मिलाकर आज हमने बीएनएस के तहत मानहानि के उन अपवादों को समझा जहां किसी की इज्जत पर बात करने की छूट है, पर शर्त यह है कि वो सद्भावना से हो, किसी कानूनी अधिकार के तहत हो, किसी के भले के लिए या पब्लिक के भले के लिए हो। हमने ये भी जाना कि सद्भावना का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत नहीं, बल्कि उचित सावधानी बरतना भी है। हमने मानहानि की सजा देखी, जिसमें जेल और जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का नया ऑप्शन भी है। फिर हमने देखा कि कैसे सेक्शन 357 असहाय लोगों की देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी वजन देता है। और आखिर में हमने सेक्शन 358 के जरिए समझा कि आईपीसी को कैसे हटाया गया है, लेकिन बचाव खंड के जरिए ये पक्का किया गया है कि पुराने मामले, अधिकार और प्रोसेस सुरक्षित रहें और कानूनी सिस्टम में कोई बड़ी रुकावट ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रावधान दिखाते हैं कि कानून बनाने वाले बोलने की आज़ादी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और कानूनी सिस्टम की निरंतरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।